आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज को इस वीडियो में कवर कर लेंगे। सबसे पहली थ्योरी है इकोनॉमिक थ्योरी, जिसको G.F. पापानेक एंड J.R. हैरिस ने दी है। G.F. पापानेक एंड J.R. हैरिस ने, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये बताती है कि कोई भी इंसान अगर एंटरप्रेन्योर बनता है, अगर उद्यमी बनता है, तो उसके पीछे का मुख्य कारण होता है इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। मतलब कि उसके देश की तरफ से भी, उसके अर्थव्यवस्था की तरफ से भी, मतलब देश की अर्थव्यवस्था की तरफ से भी उस इंसान को सपोर्ट होना चाहिए, तब जाकर के वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। जैसे जैसे अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आप कुछ चीज़ें देखोगे, जैसे कि आप देखोगे कि बैंक की फैसिलिटी है कि नहीं, बैंक से लोन ले सकते हैं कि नहीं, लोन लेने के लिए दर क्या है, मतलब इंटरेस्ट रेट कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो रहा है कि नहीं, उसके ऊपर हमें कोई डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं, फिस्कल पॉलिसी हमारे हक में है कि नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी कहीं ऐसी तो नहीं कि बहुत टाइट है कि हम बैंक से लोन ही नहीं ले पा रहे हैं, जो भी सामान हम बना रहे हैं उसके लिए कंज्यूमर है कि नहीं। तो आप हर चीज़ का मुआयना करोगे, देखोगे कि हाँ भाई इकोनॉमिक इंसेंटिव मौजूद है, तब जाकर के आप क्या करोगे, बिजनेसमैन बनोगे, आप एंटरप्रेन्योर बनोगे। अदरवाइज आप एंटरप्रेन्योर नहीं बनोगे, ठीक है। जब भी आप एंटरप्रेन्योर बनते हो ना, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पहले तो आप प्रॉफिट कमाते हो। इकोनॉमिक इंसेंटिव में ये भी तो आएगा ना कि अगर हम एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं तो क्या कारण है इकोनॉमिक इंसेंटिव्स को क्या करने का, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स को इस्तेमाल करने का, कि भाई हमें समाज में बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं अगर हम एक उद्यमी बनते हैं, अगर हम एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, सरकार हमें सपोर्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा हम एंटरप्रेन्योर बनते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। इसके अलावा जब भी हम एंटरप्रेन्योर बनते हैं हमारा देश मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्या करते हैं, नौकरी देते हैं, वो हमारे अंडर में काम करते हैं, वो भी पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, हमारे देश की GDP बढ़ती है, हमारे देश का नेशनल इनकम बढ़ता है, तो हमारा देश बहुत डेवलप करता है। तो ये सभी कारण है जिसकी वजह से इकोनॉमिक थ्योरी बता रहा है कि इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स जो होता है वो मेन कारण होता है किसी भी इंसान का एंटरप्रेन्योर बनने के पीछे। जिस भी देश में आप देखोगे कि इकोनॉमिक इंसेंटिव्स नहीं मौजूद है, वहाँ पर लोग एंटरप्रेन्योर बनने से पहले 4 बार सोचेंगे और परेशान होंगे, और फिर शायद ही वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे। तो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स मौजूद होता है तो लोगों के अंदर जो होती है बहुत सारी ऊर्जा जाग जाती है। जैसे सरकार अगर आपको लोन देने को तैयार हो जाए कि भाई आपका स्टार्टअप है, आपका आइडिया अच्छा है, और हम बहुत ज़्यादा जो है कागज़ का काम नहीं करते, या फिर हम बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट नहीं लगाते, ब्याज नहीं लगाते, तो आप भी एक बार सोच सकते हो कि हाँ मैं बिजनेसमैन बनने के बारे में सोच सकता हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ। लेकिन अगर यही फैसिलिटीज़ नहीं होगी आपके पास, जैसे कि बैंक से फाइनेंस नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, जो आप बना रहे हो बिक नहीं रहा है, तो फिर उस केस में कोई भी एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहेगा। तो सिंपल यही है कि इकोनॉमिक इंसेंटिव्स का इस्तेमाल करने के लिए एक इंसान जो होता है वो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। इकोनॉमिक इंसेंटिव ही उसका मेन कारण होता है। एंटरप्रेन्योरल ऑपरेशंस को आप देखोगे तभी एक देश में, जब आपका इन्वायरमेंट जो है वो आपको एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सपोर्ट करेगा। अगर आपका इन्वायरमेंट ही आपको इंसेंटिव्स नहीं प्रोवाइड करा रहा है, ऐसे इकोनॉमिक इंसेंटिव्स नहीं दे रहा है जिसकी वजह से आप एंटरप्रेन्योर बन सको, तो वहाँ पर आप एंटरप्रेन्योर बनना मुश्किल है। नेक्स्ट थ्योरी जो हम कवर कर रहे हैं वो है पीटर एफ ड्रकर की थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो ये कहती है कि समाज में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, तो आपको उन बदलाव को लगातार चेक करना चाहिए और उसको अडेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। पीटर एफ ड्रकर का ये मानना है कि एक इनोवेटर होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर, यानी कि आपको देखना चाहिए कि मार्केट में कौन कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ आई है, कौन कौन से नए थ्रेट्स आए हैं, कहाँ पर हमको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, और हम अपने आप को चेंज करें, इनोवेशन करें, नए नए रिसोर्सेज क्रिएट करें, उन नए रिसोर्सेज का यूज़ करें। कैसे पता चलेगा आपको कि मार्केट में चेंज आ रहा है? तो इसको पता करने के लिए बहुत से तरीके हैं। जैसे आपने देखा कि कोरोना के टाइम पर जो है आपको वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, सबको जो है घर में कर दिया गया और वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आ गया। इनकॉन्ग्रुइटीज़ होती है जिसमें हम लोग किसी कमी को पता करने की कोशिश करते हैं, जो कोई कमी हो जाती है। जैसे एयरबीएनबी ने ये देखा कि होटल की शॉर्टेजेस है, होटल रूम की शॉर्टेजेस है, तो उसके लिए उसने ये फैसिलिटी लेकर के आए कि वो अब कोई भी घर जो खाली है उसको भी यूज़ कर सकते हैं लोग कुछ समय के लिए, उसका रेंट करके। फिर इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें देखी गई कि इंडस्ट्री में क्या क्या
बदलाव आ रहा है। आपने देखा कि ट्रेडिशनल टीवी वगैरह अब उतना काम नहीं करता, लोग उतना नहीं देखना पसंद करते हैं। अब लोग अलग अलग जो है OTT प्लेटफॉर्म्स को चूज़ करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या फिर अमेज़ॉन हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो ट्रेडिशनल चीज़ों को रिप्लेस कर रही हैं। इसके अलावा डेमोग्राफिक्स में भी बदलाव देखा जा रहा है कि लोग जो है जैसे कि अब वीगन के लिए ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, लोग प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स खाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की जो पॉपुलेशन है वो कहीं शिफ्ट हो रही है, कहीं पर कुछ पॉपुलेशन हो रही है, कहीं पर कुछ हो रही है। तो इस तरीके से अलग अलग बदलाव मार्केट में आ रहे हैं। आपको उसको ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस में चेंज लेकर के आना है। अब चेंज इन परसेप्शन हो सकता है, लोगों के सोचने के तरीके में बदलाव आ रहा है। अब लोग सोच रहे हैं कि हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, तो ये लोग क्या करते हैं, अब ये लोगों ने पैकेजेस चालू किया है पेपर की जो सामान होता है पेपर के पैकेज में भेजने की कोशिश करते हैं, कोई भी क्लॉथ अगर हो गया तो। इसके अलावा नई नॉलेज अगर आई है मार्केट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो हम उसके हिसाब से फिर अपने आप को कैसे एडजस्ट करें। तो पीटर ड्रकर यही कहते हैं कि आपको सोर्सेज का पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जिससे कि आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। तो पहला बताया आपको, अनएक्सपेक्टेड अकरेंसेस, इनकॉन्ग्रुइटीज, प्रोसेस नीड्स, चेंज इन इंडस्ट्री, चेंज इन डेमोग्राफिक्स, चेंज इन परसेप्शन, न्यू नॉलेज, जिसका एग्जांपल मैंने पहले ही आपको दे दिया। इतने तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है समाज में, अपने आप को, अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। यानी पीटर ड्रकर की कॉन्सेप्ट बस इतना है कि आप इनोवेट करो। और इनोवेट कैसे करोगे, जब तुम चेंज को नोटिस करोगे और समाज में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को बदलोगे। जब तुम देखोगे कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और उसके हिसाब से हमें अपने बिजनेस को चेंज करने की ज़रूरत है। और चेंज कैसे होगा, जब आप इनोवेट करोगे। नेक्स्ट थ्योरी हम कवर कर रहे हैं वो है लीडरशिप की थ्योरी। लीडरशिप थ्योरी को देने वाले इंसान है हॉजलिट्स। यानी हॉजलिट्स ने लीडरशिप थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को दिया है, जिसके अनुसार वो कहते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर को अच्छे लीडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो मैनेज कर सके अपने काम को। लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर ताकि वो हर एक्टिविटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके, अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके। मतलब अगर आप एक अच्छे लीडर होगे तभी ना सामने वाले को अपनी बात को समझा सकोगे और उससे अपने अनुसार काम करा सकोगे। वर्कफोर्स में उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, लोगों से अपने काम करवाने की उसके अंदर एक कला होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाला का भी गोल पूरा हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल पूरा हो जाए। वर्क टीम, कैसे टीम वर्क किया जाता है, ये बात उसको पता होनी चाहिए और इसके लिए उसको एक बहुत ही मतलब अच्छा लीडर होना चाहिए। और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब एंटरप्रेन्योरल गोल जो है वो भी पूरा होना चाहिए। हॉजलिट्स कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर विजनरी लीडर होना चाहिए, यानी कि उसका लीडरशिप ऐसा होना चाहिए कि वो दूरदृष्टि रखता हो, वो ताकि अपॉर्चुनिटीज़ को देख सके, रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके, इनोवेशन कर सके और चेंज को अडेप्ट कर सके। उसका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए कि वो फ्यूचर में अपने बिजनेस को लेकर के क्या सोचता है तो वो एंटरप्रेन्योर ही, लेकिन लीडरशिप की क्वालिटीज़ अगर रखेगा तो पूरे के पूरे टीम को, पूरे के पूरे वर्कफोर्स को अच्छे से लेकर के आगे बढ़ेगा और सबके गोल्स को कंप्लीट भी करेगा। इसीलिए हॉजलिट्स की जो थ्योरी है, लीडरशिप की थ्योरी, वो ये कहती है कि एक एंटरप्रेन्योर का लीडरशिप क्वालिटीज़ का पोजेस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक मेन आदमी होता है, मेन इंसान होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और उसी के कहने पर ही बिजनेस चलेगा। तो उसके अंदर ये कला होनी चाहिए कि चीज़ों को हम कैसे मैनेज करें, कैसे अपने लोगों को हम जो है गोल कंप्लीट करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और अपने गोल्स को कैसे हम टाइमली कंप्लीट कर ले, वो भी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं कंकेल बिहेवियरल मॉडल को। कंकेल बिहेवियरल मॉडल ये कहता है कि इंडिविजुअल वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। कहने का मतलब कि आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ को आप परफॉर्म करोगे। कुछ एक्टिविटी जो होगी वो समाज एक्सेप्ट कर लेगा और कुछ एक्टिविटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिसको भी वो एक्सेप्ट करेगा उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और वो रिवॉर्ड जब आप पाओगे तो उससे आप प्रोत्साहित हो जाओगे, और प्रोत्साहित होकर के बहुत हाई चांसेस है कि आप अपना व्यवहार वापस से रिपीट करोगे। ठीक है, और अगर आपकी किसी भी एक्टिविटी को, किसी एंटरप्रेन्योर की किसी भी एक्टिविटी को, किसी बिहेवियर को नहीं एक्सेप्ट किया गया समाज में, तो हाई चांसेस है कि हम वो एक्टिविटी को वापस से रिपीट
नहीं करेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप की सक्सेस के बारे में बता रहा है कि बिहेवियर जो एंटरप्रेन्योर का होता है अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर के अंदर कैसा होता है उससे ही सक्सेस पता चलती है। कुछ बिहेवियर एंटरप्रेन्योर का एक्सेप्टेबल होगा, कुछ बिहेवियर एंटरप्रेन्योर का एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जो बिहेवियर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और रिवॉर्ड कर दिया जाएगा उस बिहेवियर को एंटरप्रेन्योर वापस से रिपीट करेगा। ठीक है, उस एक्टिविटी को वापस से रिपीट करेगा। और जिस भी एक्टिविटी के बदले में आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा बल्कि समाज की तरफ से आपके काम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लोग आपके परचेज़ नहीं करेंगे प्रोडक्ट को, तो उस केस में हम उस एक्टिविटी को वापस से रिपीट नहीं करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लास में होता है कि कोई बच्चा अगर होमवर्क करके नहीं लाता तो हम उसको पनिशमेंट करते हैं तो वो अगली बार से होमवर्क करने लगता है। कोई बच्चा अगर होमवर्क करके लाता है हम उसको वेरी गुड देते हैं तो अगली बार से वो बच्चा टाइमली और अच्छे से होमवर्क करके लाता है तो हम उसको एक्सीलेंट देते हैं। यानी आपने अच्छा किया तो आपको इसका रिवॉर्ड मिला, आपने बुरा किया तो आपको उसकी पनिशमेंट मिली, तो वो एक्टिविटी आपने रिपीट नहीं की। बिल्कुल वैसे ही इसमें भी होता है कंकेल्स बिहेवियरल मॉडल के अंदर। थ्योरी जो हम कवर कर रहे हैं वो है एक्सपोजर थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक्सपोजर थ्योरी के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप में आने के लिए मतलब प्रोसेस करने के लिए और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उसका एक्सपोजर होना ज़रूरी है। एक्सपोजर किसी नए आइडिया को लेकर के, एक्सपोजर किसी नई अपॉर्चुनिटी को लेकर के, एक्सपोजर कोई नई क्रिएटिविटी को लेकर के, कोई नई इनोवेशन को लेकर के, तभी वो नई एंटरप्राइज को ओपन करेगा। ठीक है, यानी कि आप किसी चीज़ से एक्सपोज होते हो जब, तब जा कर के आपके मन में एक आइडिया आता है कि भाई हम लोगों को एक कम्युनिटी बनानी चाहिए जिसमें लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, जो बचपन के लोग हैं जो छूट गए एक दूसरे से वो कनेक्ट हो सके। तभी मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को लॉन्च किया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि उनको कोई नया आइडिया आया, कोई नई अपॉर्चुनिटी समझ में आई, कोई नई क्रिएटिविटी इनोवेशन समझ में आया जिससे वो एक्सपोज हुए और उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया और एंटरप्रेन्योर बने। ठीक है, तो ये है एक्सपोजर थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एजुकेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, उसको यही नहीं पता है कि उसको लोन की सुविधा कैसे मिल सकती है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से हम लोन ले सकते हैं। आज यूट्यूब पे कितनी सारी फैसिलिटीज़ है। पहले हमें नहीं पता था कि अगर हम लोगों को कोई भी सरकारी कागज़ बनवाना है तो हम कहाँ से बनवा सकते हैं। अब आप यूट्यूब पे भी देख करके घर से ही आधार कार्ड ऑर्डर कर देते हो, या फिर कोई भी ऐसा कुछ काम होता है तो आप कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? क्योंकि आपको एक्सपोजर हुआ, आपको जानकारी हुई इस चीज़ की, यूट्यूब के ज़रिए जानकारी हुई, इसलिए आप कर लेते हो। तो ये एक्सपोजर थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बताता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर तब बनते हो जब आपको कोई नया आइडिया मिलता है, या कोई नई नॉलेज मिलती है, या किसी तरीके का सपोर्ट मिलता है। जब आप एजुकेशन में गए, आपने पढ़ा, तब आपको पता चला कि भाई सरकार तो इतने सारे स्कीम्स चला रही है जिसके तरीके से जिसकी मदद से वो इतने इतने रुपए की मदद लोगों को कर रही है। अगर कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है तो अगर किसी को ये जानकारी नहीं होगी तो बिज़नेस कोई ओपन कैसे करेगा? जिसके पास उतनी संपत्ति नहीं है वो बिज़नेस ओपन कैसे करेगा? इसीलिए एक्सपोजर थ्योरी बताती है कि एक्सपोजर होने पर ही कोई एंटरप्रेन्योर बन पाता है। ठीक है, मतलब आपका एक्सपोजर हुआ, जानकारी हुई, तो आप एंटरप्रेन्योर बन गए, किसी नई चीज़ में आप उतरे। जैसे फेसबुक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो हम लोग थ्योरी कवर कर रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ बाय थॉमस कोचर्न। थॉमस कोचर्न ने एक थ्योरी दी है एंटरप्रेन्योरशिप की, जो है थ्योरी ऑफ कल्चरल वैल्यूज़। इनका कहना होता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर सुपर नॉर्मल इंसान नहीं होता है। ये मत सोचिए कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, कहीं बाहर से आया हुआ है, बहुत सारी शक्तियों के साथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी एंटरप्रेन्योर समाज को रिफ्लेक्ट करता है। जिस भी समाज से वो आता है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, वो सोसाइटी का मॉडल पर्सनालिटी होता है। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी परफॉर्मेंस 3 बातों की वजह से अफेक्टेड होती है। 3 बातों की वजह से। पहला तो ये होता है कि वो अपने काम के प्रति कैसे सोचता है, यानी ऑक्यूपेशन और जॉब रिक्वायरमेंट्स के लिए उसका एटीट्यूड कैसा है। दूसरा ये होता है कि उसके समाज की तरफ से क्या जो है जिम्मेदारी बनती है, यानी कि समाज जो है उससे रिलेटेड क्या बातें सोचता है कि एक एंटरप्रेन्योर होने के तौर पर इसको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए लोगों को। ठीक है,
तीसरा ये होता है कि उसके काम की कौन कौन सी ज़रूरतें हैं। मतलब 3 बातों पर एक एंटरप्रेन्योर का परफॉर्मेंस निर्भर करता है, जिसमें पहला होता है कि आपका जो एटीट्यूड है, यानी एंटरप्रेन्योर का एटीट्यूड अपने काम के प्रति कैसा है। दूसरा कि समाज के लोग जो हैं उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक एंटरप्रेन्योर होने के तौर पर कौन कौन सी उनको व्यवस्था प्रोवाइड कराएं, ठीक है। और तीसरा ये होता है कि उस एंटरप्रेन्योर का अपने जो जॉब रिक्वायरमेंट है, यानी जो भी जॉब रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो क्या करता है। जो सैंक्शनिंग ग्रुप्स है, जो कि सोसाइटी है, उसका जो रोल है एक एंटरप्रेन्योर को के लिए जो सोचते हैं सोसाइटी वाले लोग, ये चीज़ें समय के साथ साथ चेंज भी होती है। यानी कि एक एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, एक एंटरप्रेन्योर की जो जिम्मेदारियां हैं और जो बहुत सारे कर्तव्य हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती है वैसे ही वैसे उसके ऊपर और भी चीज़ें आती हैं, जैसे नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और समाज के लिए और भी चीज़ें करना, जैसे कि बिज़नेस को और भी अच्छे तरीके से लेकर के आना ताकि प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिल सके। नेक्स्ट हम लोग कवर कर रहे हैं हैगेन्स थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हैगेन्स ने एक थ्योरी दी है विड्रॉल ऑफ स्टेटस रिस्पेक्ट के ऊपर। उनके हिसाब से विड्रॉल ऑफ स्टेटस रिस्पेक्ट की वजह से ही एंटरप्रेन्योरशिप आती है। मतलब ये हुआ कि किसी मेंबर को, किसी ग्रुप के मेंबर को ऐसा लगता है कि उनके एफर्ट्स और उनका जो लाइफ का पर्पस है वो दूसरे मेंबर्स के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की जितनी भी एफर्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। किसी भी कारण से उन्होंने अपने जो स्टेटस है उसको लूज़ कर दिया है। तो क्यों लूज़ हो जाता है किसी का स्टेटस, क्यों लूज़ हो जाएगा? हो सकता है कि एक कारण हो सकता है कि आपको ज़बरदस्ती वहाँ से खदेड़ करके हटा दिया गया हो। जैसे पुराने ज़माने में हमारे देश के बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स हुआ करते थे, तो हैंडीक्राफ्ट्स को जो है ब्रिटिश की सरकार में आपने देखा होगा कि उसको हटाने की कोशिश की गई या उसको कम सेल हो सके ऐसी कोशिश की गई, और ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा सेल हो सकें। तो डिस्प्लेसमेंट की बात कह रहा है, यानी किसी वजह से आपको डिस्प्लेस कर दिया गया, एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया, आपको वहाँ से खदेड़ दिया गया, आपको हटा दिया गया। दूसरा कारण हो सकता है कि सुपीरियर ग्रुप में बैठे हुए लोगों का अचानक से जो एटीट्यूड है वो चेंज हो गया। इसकी वजह से उन्होंने आपके स्टेटस को बिल्कुल जो है डिफेम कर दिया, उसको पसंद नहीं किया, उसको नकार दिया। एक कारण ये भी हो सकता है कि इनकन्सिस्टेंसी ऑफ स्टेटस सिंबल विथ अ चेंजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, यानी लगातार जब सरकार चेंज होती है या राजा चेंज होते हैं तो उस केस में भी आपका स्टेटस सिंबल जो है डगमगा सकता है। कोई उसको पसंद करेगा, कोई उसको नहीं पसंद करेगा, तो उस केस में आपका रिस्पेक्ट, आपका जो स्टेटस है वो हट सकता है। तो जो वो लोग रहे होंगे, जो ग्रुप रहा होगा, उनके मेंबर्स का स्टेटस कभी मेंटेन हुआ होगा, फिर वो स्टेटस जो है किसी कारण से रिड्यूस हो गया होगा। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो भी एक्सेप्टेड स्टेटस है, माइग्रेशन करने के बाद आपने किसी नई सोसाइटी में माइग्रेशन किया और वहाँ पर लोगों ने आपके स्टेटस सिंबल को उतना तवज्जो दिया नहीं, तो वहाँ पर भी आपने जो है रिस्पेक्ट लूज़ कर दी, अपनी स्टेटस को लूज़ कर दिया। अब देखिए इन सब कारणों की वजह से जब आपको नहीं एक्सेप्ट किया जाता है, समाज में किसी कारण से आपका स्टेटस सिंबल रिड्यूस हो जाता है, तो उस स्टेटस सिंबल को वापस पाने के लिए ही जब एंटरप्रेन्योरशिप चालू की जाती है, तो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है विड्रॉल ऑफ स्टेटस रिस्पेक्ट के अंदर, कि यहाँ पर अग्रेसिव तरीके से कोशिश करी जाएगी कि हम अपने खोए हुए रिस्पेक्ट को वापस से गेन कर लें। ठीक है, वापस से गेन कर ले। 4 तरीके से हो सकता है। पहला, इनोवेट करके हम अपना स्टेटस वापस से पा सकते हैं। ठीक है, 4 तरीके से जो है 4 चीज़ें निकल के आएंगी। अगर विड्रॉल ऑफ स्टेटस होता है तो 4 चीज़ें निकल के आती हैं। पहला, इनोवेटर आएगा, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो इनोवेटिव होगा, जो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश करेगा जो भी उसने सेट किए। दूसरा, रिट्रिस्ट होगा। रिट्रिस्ट जो एंटरप्रेन्योर होगा वो समाज के ऊपर काम करेगा और लेकिन अपने काम के प्रति उदासीन रहेगा। ये एंटरप्रेन्योर जो सोसाइटी के लिए काम कर रहा है लेकिन अपने काम के प्रति उदासीन है। एक होगा रिचुअलिस्ट, जो कि वर्क कर रहा है सोसाइटी के नियमों के हिसाब से लेकिन उसको अपने स्टेटस में कोई सुधार नहीं दिखाई पड़ता। और एक होता है रिफॉर्मिस्ट, जो कि लगातार बदलाव कर रहा है ताकि समाज में अपने लिए नई जगह बना सके और डेवलप कर सके एक नई सोसाइटी को। कहने का मतलब है ना कि बहुत पुरानी जमी जमाई व्यवस्था को किसी कारण से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। किसी नए राजा आ गए तो उन्होंने उसको मान्यता नहीं दी। ऐसे में हम पुरानी चीज़ों को वापस से जो है एक रिस्पेक्ट की पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हैगन की जो थ्योरी है ना वो इस बात के ऊपर है कि पहले जापान में समुराई कम्युनिटी होती थी।
तो जापान में जो समुराई कम्युनिटी होती थी, ये लोग अपना अच्छा खासा हाई स्टेटस जो था इन्जॉय करते थे, मगर किसी कारण से इन लोगों ने अपने हाई स्टेटस को क्या किया, खो दिया। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो है लोगों के मन में ये बात आई कि भाई जो है दस गेव राइज टू मैनी एंटरप्रेन्योर्स, मतलब एंटरप्रेन्योर बने और अपने खोए हुए प्रेस्टीज को हम वापस लेकर के आएँ। ठीक है, मतलब आप एंटरप्रेन्योर बनते हो क्योंकि आपकी जो जमी जमाई व्यवस्था, जो आपकी जो स्टेटस सिंबल था वो लूज़ हो गया, उस स्टेटस को वापस से पाने के लिए आप यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप करते हो, इनोवेशन करते हो। इनोवेशन करके ही आप एक नए एंटरप्रेन्योर बनते हो और अपने लूज स्टेटस, जो आपका लूज़ हो गया, जो रिस्पेक्ट आपका चला गया है, जो विड्रॉल हो गया आपके स्टेटस सिंबल का, वो वापस से रीगेन करते हो जब आप एक नए एंटरप्रेन्योर बनते हो और इनोवेट करते हो, नए तरीके से अपने अपने जो भी बिजनेस है उसको रिप्रेजेंट करते हो। मतलब अपने लूज जो स्टेटस खो गया ना, उसको बस वापस पाने की ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर्स, और उसके लिए ये इनोवेशन करेंगे। थ्योरी जो हम कवर करेंगे वो है मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ। मैक्स वेबर ये बताते हैं कि किसी भी देश में एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव के पीछे वहाँ का रिलीजन सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि क्रिश्चियनिटी की एक ब्रांच है प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, प्रोटेस्टेंटिज्म। तो प्रोटेस्टेंट्स जो हैं, आप उनको ऐसे समझ सकते हो कि जब हमारा देश गुलाम था उस वक्त इंग्लैंड जो था वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बना रहा था और वहाँ पर कपड़ों को मैन्युफैक्चर कर रहा था। तो कपड़ों को मैन्युफैक्चर कर रहा था और वहाँ पर प्रॉफिट कमा रहा था। तो क्यों? क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स का माइंडसेट ऐसा है कि हमको एक कैपिटलिज्म चाहिए जिसमें कि हमारे पास प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की आज़ादी हो और हम उसका अपने तरीके से इस्तेमाल करके प्रॉफिट जो है वो क्रिएट कर सके और अपने सोसाइटी को फलता फूलता देख सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई जो रिलीजन होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा जो होती है एंटरप्रेन्योरल ड्राइव अफेक्टेड होती है। प्रोटेस्टेंट्स जितने भी थे उनके लगभग माइंडसेट ऐसा ही था कि उनको एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है और अपने आप को रिच बनाना है। लेकिन मैक्स वेबर की स्टडी ये बताती थी कि जो हिंदुइज़्म था, तो हिंदुइज़्म में लोगों को, मतलब हिंदुइज़्म हो गया या फिर बुद्धिज़्म हो गया, तो इन सब में ये नोटिस किया गया कि मटेरियलिज्म से लोगों को दूर रखा जाता है। यानी कि लोग मटेरियलिज्म नहीं करते, लोग चीज़ें एक्वायर करने की कोशिश ज़्यादा नहीं करते हैं और वो कम चीज़ों में ही संतुष्ट रहते हैं। तो ये वही बता रहे हैं कि रिलीजन से किसी भी देश में एंटरप्रेन्योरल ड्राइव जो होती है उस पर बहुत असर पड़ता है कि रिलीजन आपका क्या कहता है। ठीक है, हालांकि बाद में इसका जो है विरोध किया गया कि मतलब अपने तरीके से इस चीज़ को इस्तेमाल किया गया। बाद में इसका विरोध ऐसे किया गया कि ये थ्योरी जो है वो सूट करती थी कॉलोनियल रूलर्स को, जो कि इनकरेज करना चाहते थे एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में। तो इस चीज़ का विरोध भी बाद में किया गया था। अब नेक्स्ट थ्योरी हम कवर करेंगे, इनोवेशन थ्योरी ऑफ शुम्पीटर। इनोवेशन थ्योरी ऑफ शुम्पीटर के तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जोसेफ शुम्पीटर ने ये थ्योरी दी है जिसमें वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का तो मतलब ही होता है कि वो इनोवेट करेगा। अगर आप कोई नई चीज़ नहीं लेकर के आओगे तो मार्केट में कोई आपके पास क्यों आएगा किसी सामान को खरीदने के लिए। ठीक है, तो आप इनोवेट करो, आप कुछ नया करो। ठीक है, क्रिएटिव एक्टिविटी करो, चाहे आप नए प्रोडक्ट ला सकते हो, चाहे आप नया मार्केट सर्च कर सकते हो, चाहे तो आप नए रॉ मटेरियल की सोर्सेज पता कर सकते हो। जैसे देखिए, इनोवेशन तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड होती है ना, जैसे कि हम अभी तक जो है प्लास्टिक की स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते थे, अब जो है प्लास्टिक की स्ट्रॉ को चेंज करके पेपर स्ट्रॉ में कन्वर्ट किया जा रहा है या फिर बैम्बू स्ट्रॉ में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो तो हम मार्केट में देखते ही हैं, कई बार हम नए मार्केट को भी डेवलप कर लेते हैं। शुम्पीटर कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक चेंज एजेंट होता है जो लगातार बदलाव करने के लिए ही आता है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो तो लगातार आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि जो आपका एप्पल आईफोन है उसमें लगातार चेंजेस होते हैं, इसी वजह से वो आज मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से स्टैंड आउट भी कर रहा है और सर्वाइव भी कर रहा है, क्योंकि वो चेंज कर रहा है अपने आप को। ठीक है, वो लगातार अपने आप को इनोवेट करता है और अपग्रेडेड वर्जन लेकर के आता है। जो भी फ़ोन अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए या जो भी फ़ोन अपने आप को मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से सेट नहीं कर पाए, आज वो फ़ोन के ब्रांड्स भी आप मार्केट में नहीं देखोगे बिकते हुए। तो इसीलिए ये कहते हैं शुम्पीटर की इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन ही तो मेन कारण है जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर आया है, क्योंकि वो लगातार चेंज करेगा, नई नई चीज़ें लेकर के आएगा कस्टमर के लिए।
थ्योरी में हम कवर करने वाले हैं नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी। नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी को डेविड सी मैकक्लेन ने दिया है। डेविड सी मैकक्लेन आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो एंटरप्रेन्योर बनता है वो 3 कारणों की वजह से एंटरप्रेन्योर बन सकता है, या फिर अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो तो 3 मोटिवेशनल फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो। जैसे सबसे पहला होता है नीड फॉर अचीवमेंट, यानी कुछ लोगों की आदत होती है या कुछ लोगों को अच्छा लगता है एक्सेल करना, एडवांस लाइफ में एडवांस करना, ग्रो करना और बहुत सी चीज़ों को अचीव करना। उनके बड़े सारे एम्बिशंस होते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो लोग और चैलेंजेस को बड़ा अच्छे से स्वीकार करते हैं और वो रिस्क भी बहुत सोच समझ के लेते हैं। तो अचीवमेंट इनको चाहिए होता है, ठीक है। एक और होता है कारण की पावर, नीड फॉर पावर। कुछ लोगों को डोमिनेट करना पसंद होता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना पसंद होता है, कुछ लोगों को अपना स्टेटस मेंटेन रखना या उसके ऊपर जाना पसंद होता है, प्रेस्टीज पसंद होती है, समाज में एक अच्छी खासी इनको इज्जत चाहिए होती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। और फिर नीड फॉर एफिलिएशन, कुछ लोगों को फ्रेंडली रिलेशंस रखना अच्छा लगता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी या कोऑपरेशन से ये काम करना चाहते हैं। तो देखिए कोई भी एक जो एंटरप्रेन्योर बनता है ना, उसके 3 मेजर ड्राइवर्स होते हैं जिसकी वजह से वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। वो है नीड फॉर अचीवमेंट, यानी अचीव करने की उसकी जो है एक इच्छा। दूसरा होता है नीड फॉर पावर, पावर एक्वायर करने की इच्छा ताकि वो लोगों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बना सके। जैसे होता है ना, कुछ लोगों को दूसरे की बातों को सुनना नहीं पसंद होता है, वो अपने मन के मालिक होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सर्विस नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोग जॉब नहीं करना चाहते, वो मालिक बनना चाहते हैं। तो वो पावर रखना चाहते हैं कि भाई हमें कोई ना सुना, हम दूसरों को सुनाएं। तीसरा होता है कि एफिलिएशन, कुछ लोगों को इसलिए भी बिजनेस में आना पसंद है या काम करना पसंद होता है कि भाई अगर हम एफिलिएट करेंगे लोगों के साथ, अच्छा जो है जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा हमारा एक परिवार जैसा बन जाएगा। जैसे अब देखो ना, रतन टाटा हैं तो उनकी जितनी भी कंपनीज है उसमें एम्प्लॉयज़ को कितना अच्छी तरीके से वो ट्रीट करते हैं, बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स की तरह उन्होंने अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको रखा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत चेरिश करती है और बहुत सारे उनको गिफ्ट्स भी देती है अगर वो अच्छा काम करते हैं तो 3 कारणों से आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। नेक्स्ट जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो हम कवर करेंगे वो है रिस्क बियरिंग थ्योरी, जिसको नाइट ने दी थी। देखिए नाइट बता रहे हैं कि रिस्क बियरिंग थ्योरी ये कहता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर तभी बन सकता है जब वो रिस्क लेगा, और रिस्क लेने की जो आपको अवार्ड मिलेगा वो होता है प्रॉफिट। यानी रिस्क लेने पर आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन रिवॉर्ड मिलेगा तो प्रॉफिट मिलेगा। रिवॉर्ड अनसर्टेन है क्योंकि रिस्क लेने पर प्रॉफिट मिले, रिस्क लेने पर आपको फ़ायदा हो ये ज़रूरी नहीं है, इसीलिए रिवॉर्ड अनसर्टेन है। आपको यहाँ पर बहुत प्रकार के रिस्क लेने पड़ सकते हैं एक कंपनी के अंदर, और ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि जितना ज़्यादा एंटरप्राइज रिस्की होगा उतना हाई लेवल्स ऑफ प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। यानी जितना ज़्यादा आप रिस्क लेते हो उतना ज़्यादा आप गेन कर सकते हो। मतलब इनकी थ्योरी कहने का ये कहने के पीछे ये उद्देश्य है कि रिस्क बियरिंग थ्योरी ये कह रही है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको रिस्क लेना पड़ता है, तभी वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अदरवाइज़ अगर वो रिस्क नहीं लेगा तो वो एंटरप्रेन्योर बन तो जाएगा लेकिन बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट या रिटर्न्स जो है वो अर्न नहीं कर पाएगा।